नमस्ते बच्चों। आज हम पांचवा अध्याय जो है उसका सांस्कृतिक परिवर्तन पांचवा अध्याय था, उसका अगला टॉपिक है संस्कृतिकरण। उसके बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमीकरण से अभिप्राय। संस्कृतिकरण श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के पूर्व लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के विश्लेषण के लिए 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यानी कि श्रीनिवास ने 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। संस्कृतिकरण का अर्थ। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न जाति या समूह सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित जाति या समूह के रीति रिवाज एवं नामों का अनुकरण कर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च बनाते हैं। यानी कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो निम्न जाति या समूह सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित है ना, कि जो संस्कृति की दृष्टि से जो प्रतिष्ठित जाति है या समूह के रीति रिवाज एवं नामों का अनुकरण कर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च बनाते हैं। यानी कि सामाजिक स्थिति को उच्च स्तर पर लाते हैं। फिर है संस्कृतिकरण की विशेषताएं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जाति, ब्राह्मण जाति या स्थानीय प्रभु जाति का अनुसरण करती है। यानी कि इसमें जो है निम्न जातियाँ जो होती है, ब्राह्मण जाति या स्थानीय प्रभु जाति का अनुसरण करती है। यानी कि उससे ऊंची जाति जो होती है उसको देखा देखी या अपने संस्कृति में बदलाव लाती है। संस्कृतिकरण दो तरफा प्रक्रिया है। यानी कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो दो तरह की होती है। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की एक सामूहिक प्रक्रिया है। यानी कि संस्कृतिकरण की क्या विशेषता है कि वो सामाजिक गतिशीलता जो है, समाज की जो गति है इसकी एक सामूहिक प्रक्रिया है। यानी कि समूह में रह करके जो समाज के जो व्यक्ति है अपनी संस्कृति का अनुसरण करते हैं। इसमें केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते हैं। यानी कि इसमें कुछ स्तर पर परिवर्तन होते हैं, पूरी संरचना यानी कि समाज की संरचना में परिवर्तन इसके द्वारा नहीं होता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। यानी कि लंबे समय तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। यानी कि धीरे धीरे करके इसमें बदलाव आता है। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप लौकिक तथा कर्मकांडीय असमानता दूर होती है। यानी कि संस्कृतिकरण के कारण ये लौकिक जो है यानी कि लौकिक या कर्मकांडीय असमानता दूर होती है। फिर आगे संस्कृतिकरण के प्रोत्साहन के कारक। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है। यानी कि समाज के अंदर नवीन संस्कृति यानी कि समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए कौन कौन से कारक है। पहला है संचार एवं यातायात के साधनों का विकास। यानी कि संचार के साधनों और यातायात के साधनों के कारण संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि इससे व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ की संस्कृति सीख करके अपने समाज में परिवर्तन लाते हैं। कर्मकांडी क्रियाओं में सुलभता। फिर राजनीतिक प्रोत्साहन। फिर है संस्कृतिकरण का आलोचनात्मक विश्लेषण। यानी संस्कृतिकरण का जो आलोचनात्मक जो है यानी कि उसके कारण समाज के अंदर क्या बदलाव आते हैं, तो इसके आलोचनात्मक विश्लेषण इस प्रकार है। संस्कृतिकरण एक विषम एवं जटिल अवधारणा है। यानी कि संस्कृतिकरण जो है वो एक विषम एवं एक जटिल अवधारणा है, यानी कि कठिन अवधारणा है। D.N. मजूमदार का मत है कि जाति की गतिशीलता संबंधी हमारा ज्ञान एवं अनुभव संस्कृतिकरण को सैद्धांतिक मान्यता पर खरा नहीं उतरता है कि सैद्धांतिक तरीके से ये खरा नहीं उतरता है। फिर F.G. झेली के अनुसार यानी कि समाजशास्त्री F.G. झेली ने इसकी क्या मान्यता दी है कि सांस्कृतिक प्रक्रिया के द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन को स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती है। यानी कि संस्कृतिकरण के द्वारा समाज के सांस्कृतिक परिवर्तन जो है उसको स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। सांस्कृतिकरण की अवधारणा अप्रत्यक्ष रूप से समाज के उस प्रारूप को उद्देश्य बतलाते हैं जो अपवर्जन और असमानता पर आधारित है। यानी कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो जो अवधारणा है वो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के उस प्रारूप को है ना कि उस प्रारूप जो है उस उद्देश्य को उचित बताती है जो अपवर्जन और असमानता पर आधारित है। फिर आगे है धर्मनिरपेक्षीकरण।
धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या। इसके समाजशास्त्री ब्रायन आर विल्सन के अनुसार, यानी कि ब्रायन आर विल्सन ने इसकी क्या परिभाषा दी है कि धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धार्मिक अवधारणाओं को पकड़ या प्रभाव से बहुत हद तक मुक्त हो जाते हैं। यानी कि धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक अवधारणाओं की पकड़ या प्रभाव बहुत हद तक मुक्त हो जाती है। यानी कि सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। भारतीय संदर्भ में इसे स्पष्ट करते हुए M.N. श्रीनिवासन कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द में यह बात निहित है कि जिससे पहले धार्मिक माना जाता है धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द कि माना जाता है वह अब वैसा नहीं माना जाता और इसमें विविधीकरण की एक प्रक्रिया निहित है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिक सावधान हो जाते हैं। यानी कि व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष जो है वो व्यक्ति अपने आप सावधान हो जाता है। इस प्रकार श्रीनिवास की इस परिभाषा में 3 बातें मुख्य है। पहला है धार्मिकता में कमी, यानी कि संस्कृतिकरण से क्या हुआ, धर्मनिरपेक्षीकरण में धार्मिकता में कमी। तार्किक चिंतन की भावना में वृद्धि, यानी कि व्यक्ति अपने धर्म के प्रति सोच करके उसके संबंध में विचार विमर्श करते हैं। विभेदीकरण की प्रक्रिया, यानी कि एक समाज से दूसरे समाज के अंदर जो भेद दिखाई देता है वो इसमें परिलक्षित होता है। फिर धर्मनिरपेक्षीकरण के लक्षण। धर्मनिरपेक्षीकरण के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। इहलौकिकता में विश्वास का बढ़ना तथा अलौकिकता के प्रति आस्था का क्षीण होना। इहलौकिक जो है यानी कि वर्तमान समय में जो है उसमें आस्था रखना, और अलौकिक के प्रति यानी कि ईश्वर की अलौकिकता यानी कि वो जो दिखाई देने वाला उनका चमत्कार है उसके प्रति आस्था का क्षीण होना। तर्कयुक्त चिंतन एवं स्वतंत्रता पर बल। जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मार्ग का चुनाव, यानी कि व्यक्ति जीवन की जो समस्याओं के समाधान हेतु यानी कि उन समस्याओं का समाधान कहाँ ढूंढता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मार्ग में जाकर के उनका समाधान ढूंढता है। धर्म के सिद्धांतों को व्यवहारिक प्रक्रिया में परिवर्तन करता है, यानी कि धर्म के जो सिद्धांत है उनको व्यवहार की पद्धति में ला करके उनमें परिवर्तन करता है। फिर धर्मनिरपेक्षीकरण के उद्भव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। धर्मनिरपेक्षीकरण का उद्भव यूरोप के दैनिक जीवन में धर्म या चर्च के प्रभाव के क्षय के रूप में हुआ माना जाता है। यहाँ के जीवन में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बल देने वाली प्रमुख घटनाएं हैं पुनर्जागरण आंदोलन, और दूसरा है, पहला है पुनर्जागरण आंदोलन और पुनर्जागरण आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति तथा साम्यवादी विचारधारा तथा ट्रेड यूनियन जैसे संगठन का विकास। यानी कि भारत के अंदर या समाज के अंदर धर्मनिरपेक्षीकरण का उद्भव यानी कि ऐतिहासिक समय में यानी प्राचीन समय में किस कारण से हुआ। भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण के कारक। भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण के प्रमुख कारक हैं सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, फिर है पश्चिमीकरण, धार्मिक संगठनों का अभाव और नगरीकरण। यानी कि इन कारणों से धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा मिला। फिर आगे है यातायात व संचार के साधनों में उन्नति, मध्यम वर्ग का उदय। यानी कि इन कारणों से धर्मनिरपेक्षीकरण की जो भावना है वो बड़ी तेज गति से बढ़ी है। भारतीय समाज पर धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रभाव। भारतीय समाज पर धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रभाव रहे हैं। इसमें पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा को परिवर्तित किया। इसने व्यक्ति की संकुचित मानसिकता को वृहत किया, यानी कि लोगों की जो संकुचित मानसिकता थी धर्म के प्रति
उसको मिटा करके उसके बारे में सोचने के लिए बृहद बुद्धि का विकास हुआ। जनता का विश्वास अलौकिक सत्ता से कहीं अधिक इहलौकिक की ओर बढ़ा, यानी कि ईश्वर की सत्ता से कहीं अधिक इहलौकिकी यानी कि वर्तमान समय की तरफ रुझान बढ़ा। ग्रामीण समुदाय में राजनीतिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। फिर यह तर्क संगत ज्ञान का महत्व बढ़ा, यानी कि व्यक्ति तर्क के माध्यम से अपने ज्ञान को के महत्व को बढ़ाता है। फिर है आधुनिकता। आधुनिकता का अर्थ एक ऐसी विचारधारा से है जो किसी सीमा में नहीं बंधी हो। व्यक्ति की सोच, उसके कार्य किसी परिपाटी से बंधे न होकर उसकी स्वयं की इच्छा से निर्धारित होते हैं। यानी कि आधुनिकता किसे कहते हैं कि लोगों के जो विचार है या उसके रहन सहन या उसके संस्कृति समाज की ये जो विचारधारा है वो किसी सीमा में नहीं बंधी, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। फिर आधुनिकरण की अवधारणा। आधुनिकरण की व्याख्या आधुनिकरण की प्रक्रिया में उन विशेषताओं का समावेश है जो प्राथमिक रूप से विश्वव्यापी एवं उत्विकासी है। इसमें आधुनिक एवं नवीन ज्ञान, विश्वास, मूल्य एवं बौद्धिकता को महत्व दिया जाता है। यानी कि आधुनिकरण में नवीन ज्ञान, विश्वास, मूल्य एवं बौद्धिकता को महत्व दिया जाता है। फिर आधुनिकरण की विशेषताएं। लर्नर ने आधुनिकरण की निम्नलिखित 7 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है वैज्ञानिक भावना, यानी कि आधुनिकरण की जो विशेषता है उसमें पहला है वैज्ञानिक भावना, यानी कि लोग वैज्ञानिक भावना से जुड़े हुए हैं। फिर दूसरा है नगरीकरण की वृद्धि, यानी कि नगरीकरण की वृद्धि के कारण भी आधुनिकरण को बढ़ावा मिला है। संचार के साधनों में क्रांति, शिक्षा का प्रसार, राजनीतिक साझेदारी या मतदान व्यवहार में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, व्यापक आर्थिक साझेदारी, यानी कि आर्थिक साझेदारी जो वो इसका विस्तृत। फिर आगे उत्तर आधुनिकरण की अवधारणा। उत्तर आधुनिकरण की व्याख्या सर्वप्रथम जो है वो दी है टोयनबो ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में उत्तर आधुनिकता की अवधारणा का प्रयोग में लिया है। यानी कि टोयनबो ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में आधुनिकता के शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। समाजशास्त्री रिचर्ड गोड ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि उत्तर आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है। यह एक विखंडित आंदोलन है, यानी कि आधुनिकता जो है आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है, यानी एक विस्तृत स्वरूप है। यह एक विखंडित आंदोलन है जिसमें सैकड़ों फूल खिल सकते हैं। उत्तर आधुनिकता में बहुत संस्कृतियों का निवास हो सकता है, यानी उत्तर आधुनिकता में बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ जुड़ सकती है। उत्तर आधुनिकता की संपूर्ण अवधारणा सांस्कृतिक है, यानी कि उत्तर आधुनिकता जो है वो पूर्ण रूप से संस्कृति से जुड़ी हुई है। उत्तर आधुनिकता के लक्षण। डेविड हार्वे ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी में उत्तर आधुनिकता के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। उत्तर आधुनिकता एक सांस्कृतिक पैराडिम है, यानी कि एक संस्कृति से जुड़ी हुई पैराडिम है, यानी कि एक नींव के रूप में है। उत्तर आधुनिकता विखंडन में दिखाई देती है, यानी कि उत्तर आधुनिकता जो खंडों में दिखाई देती है वह बहुत आयामी है तथा बहुलतावादी संस्कृति है, यानी कि बहुत सारे आयामों में या खंडों में विभक्त है और ये बहुलतावादी संस्कृति है। यह स्थानीय स्तर की समस्त प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने पर बल देती है। एक स्थान विशेष या किसी जाति विशेष की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने पर बल देती है। पूंजीवादी विकास का एक बहुत बड़ा चरण उत्तर आधुनिकता की संस्कृति है। संक्षेप में उत्तर आधुनिकता संस्कृति प्रधान है। यह अवधारणा एक पूंजीवादी अवधारणा है, यानी कि उत्तर आधुनिकता जो है वो क्या है, संस्कृति प्रधान है, यानी कि संस्कृति से जुड़ी हुई है। यह अवधारणा एक पूंजीवादी अवधारणा के रूप में है।